हाय स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने सीरीज समेशन सीरीज पढ़ी थी जिसमें एंगल्स एपी में होते हैं। अगर एंगल्स एपी में है तो साइन और कॉस दोनों की सीरीज वैलिड है। दोनों का आंसर आपको एकदम रटा हुआ होना चाहिए, एकदम रटा हुआ। देखो, पहली बात तो रटने में भी कोई दिक्कत नहीं, कोई एक आंसर रटा है तो दूसरा आ जाएगा। बिकॉज साइन वाले में यहाँ अंदर साइन आता है, कॉस वाले में अंदर कॉस आता है, बाकी एवरीथिंग इज सेम। तो ये बीटा जो होता है दैट इज द कॉमन डिफरेंस, है ना। ये बीटा जो है वो है कॉमन डिफरेंस ऑफ द एंगल। एंगल्स के बीच में कॉमन डिफरेंस है बीटा। तो आप अगर चेक करेंगे ना, तो अल्फा, फिर अल्फा प्लस बीटा, फिर अल्फा प्लस टू बीटा, अल्फा प्लस थ्री बीटा, ये एपी के टर्म्स। द एंगल्स आर इन एपी, एंड इफ द एंगल्स आर इन एपी तो एंगल्स का कॉमन डिफरेंस यहाँ पे बीटा हो जाएगा। और अगर बीटा कॉमन डिफरेंस हो जाएगा तो आप, है ना, इसको ऐसे याद रखा करो, साइन एन बीटा बाई टू अपॉन साइन बीटा बाई टू, मतलब साइन एन इंटू कॉमन डिफरेंस बाई टू अपॉन साइन कॉमन डिफरेंस बाई टू। कैसे पढ़ेंगे, दोबारा बोलो अपने आप से, साइन एन इंटू कॉमन डिफरेंस बाई टू इंटू साइन ऑफ कॉमन डिफरेंस बाई टू। सुन नहीं रहे हो, ध्यान से देखो। कॉमन डिफरेंस है जो, उसमें n मल्टीप्लाइड हो रहा है। n क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। n इज टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। सो इफ द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर n, जैसे यहाँ पे एक दो तीन चार से लेके ये लास्ट टर्म, व्हाट इज दिस लास्ट टर्म? दिस इज nth टर्म। क्योंकि आपको बेटा ये समझ में आता नहीं, एपी का nth टर्म का फॉर्मूला a प्लस एन माइनस वन डी, फर्स्ट टर्म प्लस एन माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस, ये nth टर्म का फॉर्मूला है। मतलब ये वाला एंगल जो होगा वो डेफिनेटली nth टर्म होगा। तो टोटल n टर्म्स है हमारे पास, और उन n टर्म्स में से यहाँ पर n का वैल्यू अपन ने पुट करा है और यहाँ पर पुट करा है। अच्छा, एक बात और बताऊं मैं आपको, ये वाला एंगल जो है ना, लास्ट वाला एंगल जैसा दिखता है, अल्फा प्लस एन माइनस वन बीटा बाई टू, ये वाला एंगल जो है ना एकदम इसी की तरह दिखता है, बस थोड़ा सा फर्क है, बीटा बाई टू आ जाता है। तो इतना आप ध्यान रख लीजिएगा प्लीज। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया था, इट वॉज दिस वन। किसी का आंसर आया है क्या? बड़ा आसान क्वेश्चन है, सबका आंसर आना चाहिए था। ओके, लिसन केयरफुली। सबसे पहले तो कॉस में सीरीज दी हुई है एंड द एंगल्स आर डबल ऑफ द प्रीवियस वंस। नॉट डबल एग्जैक्टली, एंगल्स आर एडेड। अगर एडेड है तो फिर मेरे को सीरीज के बारे में देखना चाहिए। तो देखते हैं, हम इसको एस मान लेते हैं और हमको क्या दिया हुआ है, कॉस ऑफ टू पाई बाई सेवन प्लस कॉस ऑफ फोर पाई बाई सेवन प्लस कॉस ऑफ सिक्स पाई बाई सेवन। अच्छा, एक बात बताओ, ये टू पाई बाई सेवन, फोर पाई बाई सेवन और सिक्स पाई बाई सेवन, क्या ये तीनों एंगल एपी में है? यस, दे आर इन एपी। व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस? द कॉमन डिफरेंस इज, कॉमन टू डिफरेंस पाई इज बाय टू सेवन। पाई बाई सेवन। यस, तो कॉमन डिफरेंस टू पाई बाई सेवन है, तो हम डायरेक्ट फार्मूला लगा दें क्या? यस, व्हाई नॉट, डायरेक्टली आप फार्मूला लगा दो। बिल्कुल भी आपको कुछ और तरीके से करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, इसको करने का एक और तरीका है जो मैंने आपको डेरिवेशन में बताया है ना। कुछ लोग क्या बोलते हैं कि डेरिवेशन से कर लो सॉल्व। ऐसे डेरिवेशन से, जो जैसा मैंने आपको बताया, साइन कॉमन डिफरेंस बाय टू से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो एंड टर्म बाय टर्म कैंसिलेशन करो, आपका आंसर आ जाएगा। याद भी नहीं करना पड़ेगा। बट वैसे मत करो, वो बड़ा प्रोसेस है। लेट अस रिमेंबर द फॉर्मूला। इतनी खराब मेमोरी भी नहीं है अपनी, और ये चैप्टर में आपको फॉर्मूले याद करने ही है। उसका कॉन्सोलेशन आपको नेक्स्ट चैप्टर्स में मिलेगा, कि आपको फिर नेक्स्ट चैप्टर्स में फॉर्मूले याद नहीं करने पड़ेंगे। मैथमेटिक्स में बस एक ही चैप्टर है जो आपको फॉर्मूले में परेशान करता है। चलिए तो मैं स्टार्ट करता हूँ। क्या होता है सम? द सम इज साइन साइन एन बीटा बाई टू अपॉन साइन बीटा बाई टू, मतलब कॉमन डिफरेंस बाई टू। और यहाँ पर आ जाएगा कॉस आएगा, क्योंकि बेटे कॉस की सीरीज है। तो कॉस ऑफ लास्ट टर्म क्या होता है एपी का, अल्फा प्लस एन माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस, लेकिन यहाँ पे कॉमन डिफरेंस बाई टू आ जाता है। ऐसे आप याद रख लो, ठीक है? इज दैट ओके? सारी वैल्यूज पुट कर दे अपन। तो साइन ऑफ एन टाइम्स कॉमन डिफरेंस बाई टू, कितने टर्म्स है टोटल? तीन टर्म्स है। साफ साफ नजर आ रहा है ना अपने को, एक दो तीन। तो यहाँ पे तो कोई लफड़ा ही नहीं है। तीन टर्म्स है अगर, तो थ्री इंटू कॉमन डिफरेंस, मतलब थ्री इंटू टू पाई बाई सेवन, मतलब सिक्स पाई बाई सेवन आएगा। अपॉन टू करेंगे तो फिर से थ्री पाई बाई सेवन आ जाएगा। चमक रहा है आपको? तो साइन ऑफ एन इंटू बीटा बाई टू अपॉन साइन ऑफ बीटा बाई टू, मतलब टू पाई बाई सेवन बाई टू इंटू कॉज ऑफ अल्फा प्लस एन माइनस वन। टोटल टर्म्स कितनी बेटे? थ्री, थ्री माइनस वन इंटू बीटा बाई टू, मतलब टू पाई बाई सेवन बाई टू।
ठीक है, तो पहली बार था इस कारण मैंने पूरा लिख दिया है आंसर। देखो ये वाला 2 और ये वाला 2 कट जाएगा, ये वाला 2 और ये वाला 2 कट जाएगा, तो 3π/7 आ जाएगा यहाँ पे। तो आ जाएगा साइन ऑफ 3π/7 और नीचे आ जाएगा साइन ऑफ π/7। और इधर देखेंगे अपन कॉज ऑफ 2π/7 प्लस, यहाँ क्या आएगा बेटे, 2 आएगा ना, 3 - 1 is 2 और 2 × 2 ऊपर 4 हो जाएगा और नीचे एक 2 है, तो 4 और 2 कट जाएगा 2, तो फाइनली हमारे पास बचेगा 2π/7। कैलकुलेशन आई होप आप कर सकते हो। ठीक है, सो फाइनली s का वैल्यू देखिए क्या आता है, साइन ऑफ 3π/7 into cos of 4π/7 divided by sine of π/7. This is going to be your final answer. Okay. फैक्टराइज करना पड़ेगा क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करना है ना, इसको सिंप्लीफाई करना है, तो फैक्टराइज कर लेते हैं। कोमल का आंसर आया है -12। मैं कोशिश करता हूँ, देखिए समवन हेल्प मी, 2 sin a cos b। साकेत आपको मेरी आवाज आ रही होगी, 2 sin a cos b का फॉर्मूला बताइए, आराम से सोच के बताना। आवाज आ रही है आपको साकेत? Yes, sir. Sir, am I audible? हाँ हाँ। Yes, sir. Sine of a plus b plus sine of a minus b. गुड। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है, टाइम कम करना है अपने को, है ना? आपको तुरंत Yes, पता sorry होना sir. चाहिए वो कि आज फोन में ज्वाइन किया, वो थोड़ा टाइम लग रहा है मेरे को। तो देखिए, जब भी हम कभी भी बोलते हैं ना 2 sin a cos b, 2 cos a cos b, है ना? 2 sin a sin b, ये सारे फॉर्मूले में आपको 5-6 सेकंड लगते हैं, मानता हूँ मैं, क्योंकि मैंने आपको जो ट्रिक बता रखा है वैसे भी सोचोगे तो चलो साकेत सेम चीज़ आंसर में 2 cos a cos b का आंसर क्या आएगा? Sir, cos of a plus b हुँ, plus cos of a minus b. ठीक है। ठीक है, तो ये हमारे फॉर्मूले होंगे, मैं वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है? जस्ट टू मेक श्योर कि अपना आंसर जो है वो न्यूमेरिक आ जाए। तो साइन ऑफ यहाँ पे 2 की ज़रूरत है मुझे ना, तो एक 2 दे देते और एक 2 ले लेते। ऊपर और नीचे 2 मल्टीप्लाई कर दो, क्या जा रहा है? तो ऊपर लिखा है 2 sin a sin b, तो क्या हम उसको डायरेक्टली लिख सकते हैं साइन ऑफ a प्लस b, साइन ऑफ दोनों एंगल का सम। 3π/7 प्लस 4π/7 इज डेफिनेटली 7π। ओह माय गॉड! 7π/7, यस 7π/7, 7π/7 आ जाएगा, मतलब पाई, साइन पाई 0 होता है, इसलिए मैं ओह माय गॉड बोल रहा था। प्लस साइन ऑफ a माइनस b, मतलब साइन ऑफ फर्स्ट एंगल माइनस सेकेंड एंगल, तो साइन ऑफ a माइनस b क्या आ जाएगा, 3π/7 माइनस 4π/7, इट विल बी माइनस ऑफ π/7। इज दैट ओके? बराबर है। ऊपर एक 2 आएगा, उसको कौन लिखेगा? 2 मत लिखना है, 2 एक्चुअल में इसमें आता है एलएचएस में, आरएचएस में वो 2 खत्म हो जाता है, कंज्यूम हो जाता है, तो वो कंज्यूम हो चुका है, और नीचे वाला 2 जो है उसको आप रहने दीजिए, तो साइन ऑफ π/7 आ जाएगा। तो ये साइन ऑफ 7π/7 ये तो 0 है, बिकॉज साइन ऑफ पाई इज 0। अरे 7π/7, 7 7 7 काट दो, साइन पाई है, तो 0 प्लस साइन ऑफ माइनस π/7 अपॉन 2 टाइम्स साइन ऑफ π/7। अच्छा, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर होता है, तो क्यों ना मैं इसको माइनस साइन 7π/7 लिख दूं। ये काट दो, ये काट दो, तो -12 आपका फाइनल आंसर रहेगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? लिखिए, पहले मैं आपको अगला क्वेश्चन दूंगा, थोड़ा सा आपको खुद से ही सॉल्व करना पड़ेगा जल्दी।
ओके, स्टार्ट करते। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आराम आराम से समझो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। देखिए प्रूव दैट sin थीटा प्लस sin 3 थीटा प्लस sin 5 थीटा प्लस sin till until sin of 2n minus 1 थीटा, ये है sin स्क्वायर n थीटा अपॉन sin थीटा। आपको ऐसा प्रूफ करना है। कर पाओगे क्या? एक लाइन का प्रूफ है इसका, एक लाइन का। सबसे पहले बेटे इधर देखो कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। साइन की सीरीज और प्लस वाली है। प्रोडक्ट वाली होती तो अपन ने प्रोडक्ट वाली सीरीज करना सीखा है, लेकिन ये प्लस वाली थोड़ा सा ध्यान रखो यार, मैं आपको बता रहा हूँ, डिफरेंशिएट करो ब्रेन में। इसके पहले अपन सारा प्रोडक्ट 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 करते जा रहे थे, अभी अपन प्लस वाली सीरीज कर रहे हैं, ठीक है। ओके, सो लिसन केयरफुली नाउ। साइन थीटा, साइन 3 थीटा, साइन 5 थीटा। सबसे पहली बात तो एंगल्स आर इन एपी। तो इफ एंगल्स आर इन एपी, एंगल्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है और उनका कॉमन डिफरेंस क्या है? यस, 2 थीटा। 2 थीटा। अच्छा, फर्स्ट टर्म जो हो जाएगी वो अल्फा हो जाएगी, कॉमन डिफरेंस को अपन बीटा बोलते हैं। और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है आप लोग बताइए मुझे। एन। एन टर्म्स है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। कैसे पता चला एन? देखिए सर क्योंकि अगर आप पहले 1 का वैल्यू रखो तो 2 माइनस 1 फर्स्ट टर्म आ जाता है, n का वैल्यू 1 रखोगे तो n टर्म का वैल्यू 2n माइनस 1 आएगा। यस यस यस। ओके, देखिए मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, आपको ये चैप्टर खत्म होगा ना जब, तो आपका मॉक टेस्ट चालू होने लग जाएगा जेई मेंस के लेवल का। फिर जैसे ही आपके 2 से 4 चैप्टर हो जाते हैं, तो हम जेईई एडवांस लेवल का मॉक टेस्ट भी करेंगे। मॉक टेस्ट मतलब ये होता है कि जो आपका एक्चुअल में जेईई का टेस्ट होता है ना, उसी के जैसा ही पूरा वही पैटर्न, सब कुछ वैसे के वैसे ही एक टेस्ट होगा आपका। एक नहीं होगा, बहुत सारे होंगे, ऑलमोस्ट हर हफ्ते होंगे, एवरी वीक या एवरी अदर वीक होंगे। तो जैसे ही आपके चैप्टर्स खत्म होते हैं ना, आपके मॉक्स चालू हो जाएँगे। तो ना मैं आपको पहले ही एक चीज़ बता देता हूँ कि मॉक्स के लिए आप ऐसा मत सोचना कि सैटरडे को या संडे को मॉक है। अगर अगर संडे को मॉक है तो सैटरडे को 1 दिन पहले बहुत पढ़ाई करेंगे। ये वाली पढ़ाई कभी काम नहीं आती, ये बोर्ड एग्ज़ाम नहीं है। ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें आपको एग्ज़ाम में जाकर दिमाग लगाना है बस। बात समझ में आ रही है आपको? तो आपके संडेज़ को मॉक्स रहेंगे। जनरली हम लोग सैटरडे को थोड़ा-थोड़ा रिविज़न करेंगे और सो जाएँगे। ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे सैटरडे को। यही फंडा है। जो अच्छा स्टूडेंट है, वो पूरा पूरा महीना या पूरा हफ्ता बहुत पढ़ाई करेगा और जनरली सैटरडे को बस फॉर्मूले रिवाइज़ करेगा और थोड़ा-थोड़ा सा और रिवाइज़ करके सो जाएगा। ठीक है? जब आपका एक्चुअल जेईई का एग्ज़ाम होगा ना 2 साल बाद, आपको पता भी नहीं चलेगा वो टाइम कब आ जाएगा। टाइम इतनी जल्दी खत्म होता है ना कि मतलब एक दिन ऐसा आएगा कि आपका नेक्स्ट डे जेईई का एग्ज़ाम है और आप याद करोगे कि सर ने बोला ही था, कि पता ही नहीं चला कब टाइम बीत गया। और वो जेईई का एग्ज़ाम जब रहेगा, जैसे मान लो जेईई का एग्ज़ाम भी संडे को ही होता है, मोस्टली संडे को ही होता है, या फिर आजकल क्या हो गया ना कि 4 बार होने लगा है, तो अब वो संडेज़ का नहीं रहा। मान लो आपका एग्ज़ाम मंडे को है, ठीक है? शिफ्ट होती है ना सबकी, तो आपको 1 दिन पहले संडे को कुछ पढ़ाई नहीं करनी है। संडे को आपको एकदम रेस्ट करना है, चिल मारना है। डू एनीथिंग यू वांट एक्सेप्ट स्टडीज़। ये लेवल होता है इस एग्ज़ाम का। आपने जो 2 साल पढ़ाई कर ली है ना, वो इतनी सफिशिएंट है कि 1 दिन में पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो मैं आपको अभी से बता रहा हूँ कि पढ़ाई ऐसी करो कि 1 दिन पहले पढ़ना ना पड़े, ठीक है? बोर्ड एग्ज़ाम नहीं है कि पूरा फ़ॉर्मूला रट लेंगे, वही का वही आ जाएगा एग्ज़ाम में। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी। दोनों एग्ज़ाम्स की बात कर रहा हूँ मैं, जेईई, नीट बोथ की बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन स्पेशली मैं जेईई की बात करूँगा। नीट मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है खुद से, ठीक है? एंड चलिए, बाकी तो अपन देखेंगे, आपका जब भी मॉक होगा मैं आपको पहले ही गाइड कर दूँगा। इस क्वेश्चन में आ जाइए। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे n कैसे आइडेंटिफ़ाई करा मैंने। ये 1 थीटा, 2 थीटा, 3 थीटा सबका nth टर्म देख लो आप। तो 1, 3, 5, इसका nth टर्म क्या आ जाएगा निकाल लो आप। बचपन में ये भी पढ़ा है अपन ने, a प्लस
nth टर्म -1 इंटू कॉमन डिफरेंस 2 साफ साफ दिख रहा है, तो आप क्या लिखोगे इसको 2n-2 + 1 विच विल बिकम 2n-1। अच्छा, मतलब ये जो लिखा है आपके सामने 2n-1 थीटा, ये खुद nth टर्म ही है, दिस इज nth टर्म इटसेल्फ। तो आप है ना इसको लिख लो, ये nth टर्म ही है, इसीलिए अपने को पता चला कि टोटल टर्म्स n है। तो आपके पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, साइन ऑफ, देखो साइन ऑफ n कॉमन डिफरेंस बाय 2 अपॉन साइन ऑफ कॉमन डिफरेंस बाय 2 इंटू साइन ऑफ, फिर से लास्ट टर्म जो होता है ना वही लिखना है आपको, a प्लस n माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस होता है, बट यहाँ पर कॉमन डिफरेंस बाय 2 लिख दो, ऐसे ही एक जुगाड़ आप याद कर लो। ठीक है, कैन वी राइट दी आंसर ना, किसी का आंसर आ गया होगा, प्रूफ तो कर ही लिया होगा आपने। साइन ऑफ n टाइम्स कॉमन डिफरेंस, n टाइम्स कॉमन डिफरेंस बाय 2, टोटल टर्म्स कितने n, कॉमन डिफरेंस क्या है 2 थीटा, तो 2n थीटा आ जाएगा, 2n थीटा बाय 2 आ जाएगा n थीटा। फड़फड़ाहट का इलाज है मेरे पास, धीरे धीरे लिखो। तो साइन ऑफ n टाइम्स कॉमन डिफरेंस 2 थीटा बाय 2 अपॉन साइन ऑफ कॉमन डिफरेंस बाय 2, तो मतलब ये रहा कॉमन डिफरेंस 2 थीटा बाय 2 लेना, इंटू साइन ऑफ फर्स्ट टर्म क्या है थीटा प्लस n-1 इंटू बीटा बाय 2, तो ये 2 थीटा बाय 2 आ जाएगा, मतलब थीटा इटसेल्फ। इज दैट ओके? देखो बेटा, यहाँ से 2 और 2 उड़ा दिया, यहाँ से 2 और 2 उड़ा दिया, तो नीचे क्या बचा, साइन थीटा, और ऊपर क्या बचेगा, साइन ऑफ n थीटा। ओके, और इधर बचेगा साइन ऑफ थीटा प्लस n थीटा माइनस थीटा, तो ये थीटा थीटा कट जाएगा, तो साइन n थीटा का स्क्वायर है, यहाँ पे भी साइन n थीटा, यहाँ पे भी साइन n थीटा। ठीक है, तो लिखो साइन n थीटा का स्क्वायर, दैट इज साइन स्क्वायर n थीटा डिवाइडेड बाय साइन ऑफ थीटा। ठीक है, ये सब बेवकूफ़ी मत करना कि काट दिया इनको और ऊपर n रह गया, ये सब नहीं होना चाहिए ना। मेरे को पूछा था अभी किसी ने रिसेंटली ऐसे डाउट्स, इसलिए बता रहा हूँ, ऐसे नहीं होता है ट्रिग्नोमेट्री में। आगे देखते हैं, प्रूव दैट। Sir, can you scroll up for a minute? हाँ, 1 मिनट रुक जाइए, देखो ये राइट साइड में हमेशा रफ वर्क ही होता है, इसको आप मिटा दो। No, sir, the question. Thank you, sir. लिखिए बेटा जल्दी। Yes, sir, done. अभी प्रूव दैट को थोड़ा होल्ड करो, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, मैं देखता हूँ किसका आंसर आता है। द क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ cos pi by 11, cos 3 pi by 11, cos 5 pi by 11, plus cos 7 pi by 11, plus cos 9 pi by 11, जल्दी से आंसर निकालो इसका। सर इतना ही है कि ये भी 5 टर्म? yes yes yes, only 5 terms and we have 4 options। पहला ऑप्शन है -1/2, दूसरा ऑप्शन है +1/4, तीसरा ऑप्शन है +1/2 एंड फोर्थ ऑप्शन इज -1/4। ट्राई इट आउट।
सिंपल फॉर्मूला लगाना है बस, है ना, कोई गड़बड़ नहीं करेगा। जल्दी करो, अपने को टाइम वेस्ट नहीं करना है। सिंपल फॉर्मूला लगाना है। 5 टर्म से टोटल n का वैल्यू 5 हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस साफ साफ दिख रहा है, 2π/11 है। आपको रेडियंस को डिग्री में कन्वर्ट नहीं करना, उसका टेंशन मतलब बेटे। एंगल जैसा दिया उसको वैसा ही लो। 2π/11 का आपको दिख रहा होगा कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म भी दिया हुआ है आपको π/11, बस लगाना है। तो आपका आंसर आया है, किसी का आया है सी आंसर आया है, साकेत का। ओके, देखिए सम का वैल्यू क्या होता है, सिंस द एंगल्स आर इन एपी। कोमल का भी सी आया है, सिंस द एंगल्स आर इन एपी। आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, सम होता है। अच्छा देखो, कॉस की सीरीज है या साइन की, कॉस की है या साइन की, कॉस की, राइट। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, साइन ऑफ n कॉमन डिफरेंस बाय 2 अपॉन साइन ऑफ कॉमन डिफरेंस बाय 2 इनटू कॉस ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस बाय 2। ये होता है आंसर। तो लेट अस पुट द वैल्यूज। सबसे पहले मेरे को बताइए अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे, π/11। बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस यहाँ पर क्या है, 2π/11, चेक कर लेना। और n कितने हो जाएंगे, टोटल टर्म्स हो जाएंगे 1 2 3 4 5, मतलब 5। n का वैल्यू 5 हो जाएगा। इनको पुट कर दो आप, जस्ट पुट इट। तो साइन ऑफ n बीटा बाई 2, n बीटा मतलब कितने टर्म्स है टोटल, 5। तो 5 इंटू बीटा 2π/11, 5 इंटू 2π/11 बाई 2। यार देखो, अब मैं है ना आपको स्टार्टिंग में पूरा लिख लिख के बता रहा हूँ, अभी इसके बाद से नहीं बताऊंगा। यहाँ से देखिएगा, साइन ऑफ बीटा बाई 2 डायरेक्टली करेंगे। तो बीटा कितना है अपना, 2π/11 बाई 2 करेंगे तो π/11 आ जाएगा, सीधे लिख दूँ, कोई दिक्कत किसी को। तो यहाँ पे आ जाएगा कॉज ऑफ अल्फा, मतलब फर्स्ट टर्म जो है हमारा, दैट इज π/11 प्लस n-1, मतलब 5-1, दैट इज 4। ठीक है, n-1 की जगह 4 लिख दिया मैंने। बीटा बाई 2 आ जाएगा, मतलब 2π/11 बाई 2, दैट इज π/11, 4π/11। तो s आ जाएगा आपका, ये वाला 2 और ये वाला 2 कट जाएगा, तो 5π/11। तो साइन ऑफ 5π/11 अपॉन साइन ऑफ π/11, और यहाँ पे आ जाएगा कॉस ऑफ 5π/11। ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा सेम सेम है, तो क्यों ना मैं इस पे 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड करके इसको 2 साइन ए कॉस ए वाला फॉर्मूला लगा दूं। तो 2 साइन ए कॉस ए क्या होता है, साइन 2a। साइन 2a मतलब क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 10π/11, है ना, 10π/11। ये 2 भी कंज्यूम हो गया, लेकिन नीचे वाला 2 कंज्यूम नहीं हुआ है, साइन ऑफ π/11। अब इसके बाद हमने इतना प्रैक्टिस किया है कि हमको अच्छे से पता है कि ऊपर 10π/11 और नीचे π/11 का डिफरेंस 180। तो आप क्या करोगे, ऊपर वाले एंगल को लिखोगे पाई प्लस π/11। दिख रहा है ना, अरे यार, पाई माइनस π/11 सर है, नाइस माइनस सर। होगा। यस यस यस, पाई माइनस π/11 और नीचे आ जाएगा साइन ऑफ π/11। अभी इतना प्रैक्टिस हो गया है ना कि इस स्टेज पे आके अब आपको सोचना ही नहीं पड़ना चाहिए कि क्या करना है आगे। अच्छा, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा अगेन अपॉन 2। तो साइन π/11, साइन π/11 ये आ जाएगा हाफ के बराबर। इज दैट ओके? तो आंसर आ जाएगा आपका सी। सिंपल क्वेश्चन है, एक और करते हैं। ठीक है, ये वाला लिख लो पहले, है ना, फिर आप लोग बोलोगे कि लिखा नहीं। पहले लिख लो, फिर मैं आपको अगला बताता हूँ। सर एपी का सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल। देर इज 100% चांस कि आ सकता है, बिकॉज डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आजकल जेई वाला। जेई में इसमें सीधे सीधे क्वेश्चन आ रहे, फॉर्मूला लगाओ आंसर आ जाएगा। मैंने आपको दिखाया था ना, जैसे इसमें अपन ने ये सम वाला है, दिस इज सम। प्रोडक्ट वाले क्वेश्चन तो डायरेक्ट आए एज इट इज।
कि आपको बस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करना और आंसर आ जा रहा है। सो दिस इज जस्ट अ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन ना, मतलब अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप कर पाओगे, आपको अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो आप मोस्ट प्रोबेबली नहीं कर पाओगे, कम टाइम पे तो नहीं कर पाओगे। तो ये सारे क्वेश्चंस जो है ना, ये इनको आप एक चार्ट में बना के लिख दो, क्योंकि इसको अभी याद रखना काफ़ी आसान है। आज से 2 साल बाद ना आप शायद इसको भूल जाओगे, बिकॉज़ इतने सारे चैप्टर पढ़ने हैं अपने को, तो ये सब चीज़ें याद रखना बहुत मुश्किल होता है। देखो आईआईटी निकालना इट्स अ गेम ऑफ रिविज़न, गेम ऑफ सिंसेरिटी, डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। जो बच्चा हर दिन आता है ना क्लास में अटेंड करता है, अटेंडेंस जिसकी फुल होती है, मतलब जेनुइनली जो पूरा अच्छे से मेहनत से पढ़ता है और जो होमवर्क पूरा डिसिप्लिन से करता है, और थर्ड इज़ रिविज़न, जिसका रिवीजन बहुत स्ट्रॉन्ग है। मतलब अभी जैसे मैंने आपको लॉग पढ़ाया था, लॉगरिथम, कितने बच्चों को याद होगा कि 2 की पावर 100 में कितने डिजिट्स होंगे, कैसे निकालते थे? बहुत सारे बच्चे भूल गए होंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, एंड इट्स वेरी नॉर्मल, आई एम नॉट इवन ब्लेमिंग यू। मैं आपको बोल रहा हूँ कि इट इज़ वेरी नॉर्मल कि आपको ये प्रोसेस शायद याद नहीं होगा अब, क्योंकि ऐसा ही तो हमारा ह्यूमन ब्रेन ऐसा ही बना है। चीज़ें समझ में आ जाएगी फिर भी आप भूल जाओगे। ये चीज़ जिसने समझ ली ना, वो समझ जाएगा कि आईआईटी का एग्ज़ाम क्या है एक्चुअली। ये थर्ड वाला जो कांसेप्ट है ना, ये एक्चुअल में 50% काम करता है। 50% थोड़ा ज़्यादा हो गया, लेकिन एटलीस्ट मैं इसको 40% तो रख ही सकता हूँ कि अगर आप रिवीजन रेगुलर करते हो, गिवन दैट आपका ये काम तो रेगुलर है ही, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए बोलता हूँ मैं कि फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, पास्ट रिकॉर्ड ऐसा बता रहा है कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है। आई वोंट बी सरप्राइज्ड, मेरा तो लेक्चर रिकॉर्डिंग में भी जा रहा है, तो मैं आपको फ्यूचर में आके सुना भी सकता हूँ कि मैंने आपको लाइव बोला था कि डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकते हैं सीरीज के। ठीक है, लिखिए। सम ऑफ द सीरीज, ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। सम ऑफ द सीरीज, और सीरीज क्या है? वन प्लस कॉस अल्फा, वन प्लस कॉस 2 अल्फा। अच्छा, मैंने आपको है ना चिल्ला चिल्ला के बताया है कि वन की और कॉस की लव स्टोरी होती है। ठीक है, तो मेरी बातों को आप ध्यान में रखो, आपको बहुत फायदा होगा। किसी दिन आप जेई का पेपर दे रहे होगे, आपको याद आएगा सर ने आपको बताया था कि वन और कॉस दिखा है तो क्या करना है। वन प्लस कॉस 3 अल्फा। ठीक है, यहाँ लिखा है अप टू एन टर्म्स। where alpha belongs to 0 to pi. Okay. करे सॉल्व। अच्छा, वन की और कॉस की ना लव स्टोरी होती है। क्या लव स्टोरी होती है कि इसको आप है ना 2 थीटा मतलब हाफ एंगल के फॉर्म में लिख दो। तो पहले वाले अंडर रूट को मैं हाफ एंगल के फॉर्म में लिख देता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन मान लो आपको उठ के आ गया जेई में, ऐसे ही अज्यूम करते हैं, मैं आपको साइकोलॉजिकली बता रहा हूँ कि मान लो आप जेई का पेपर दे रहे हो, क्वेश्चन दिख जाता है आपको, तो क्या करोगे आप सबसे पहले? ये थोड़ी ना बोलोगे कि कौन सी सीरीज है, क्या है, वॉट एवर, वी डोंट नो। तो हम यहाँ पे वन और कॉस देखकर कम से कम इतना तो बता सकते हैं कि आपको हाफ एंगल फॉर्मूला लगाना है। तो आप कॉस ए को क्या लिख सकते हो? 2 cos स्क्वायर ए, 2 टाइम्स cos स्क्वायर ए बाई 2 माइनस 1, ये लिख सकते हो। वही करना है आपको, हर बार हर अंडर रूट के अंदर सेम चीज करना है। ये जो 2 अल्फा है, इस बार इसको ए कंसिडर करो, ये जो 3 अल्फा है इसको ए कंसिडर करो, तो उसका हाफ 3/2, 3 अल्फा बाई 2 आ जाएगा। फील हो रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1, ठीक है, प्लस अंडर रूट ऑफ, यहाँ पर लिखिए क्या आ जाएगा, cos 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, मतलब 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, cos 3 थीटा मत लगा देना इधर, इसको भी हाफ एंगल से खोलो, क्योंकि 1 लिखा है। लव स्टोरी का फायदा उठाना है आपको। 2 cos स्क्वायर 3 अल्फा बाई 2 माइनस 1, समझ में आया क्या किया मैंने यहाँ पे? यहाँ a बाई 2 हो जाता है, a रहता है तो a का हाफ हो जाता है, तो वही है 3 अल्फा है तो 3 अल्फा का हाफ हो जाएगा, एंड सो ऑन इट विल कीप ऑन गोइंग। तो यहाँ पर देखिए 1 1 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास 2 बचेगा cos स्क्वायर अल्फा, तो क्या ये √2 टाइम्स cos ऑफ अल्फा बाई 2 बन जाएगा? हाँ, डेफिनेटली मॉडुलस आएगा, मॉडुलस डेफिनेटली आएगा, लेकिन आप देखो
पता नहीं ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी या नहीं। सुन लो इधर, cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 आएगा, उसका अंडर रूट लेना है आपको, तो क्या आएगा मॉड cos अल्फा बाई 2। लेकिन मॉडुलस विल ओपन एज इट इज। कैसे? क्योंकि अल्फा 0 से पाई है, तो अल्फा मैक्सिमम कितना हो सकता है 180, तो अल्फा बाई 2 मैक्सिमम कितना हो सकता है 90, और 90 डिग्री का ज़्यादा से ज़्यादा 90 हो जाएगा, मतलब 90 से कम ही रहेगा ना, मतलब एक्यूट एंगल का मॉडुलस जो होता है, एक्यूट एंगल का जो कॉस होता है वो पॉजिटिव होता है, और पॉजिटिव क्वांटिटी का मॉडुलस एज इट इज खुलता है। तो यहाँ पे मॉड की जरूरत पड़ेगी नहीं आपको, आप लगाओ या ना लगाओ, मॉड खुल जाएगा पॉजिटिव साइन के साथ ही। ओके, इधर 1 1 काट दो तो आ जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा का अंडर रूट, तो आ जाएगा √2 टाइम्स cos अल्फा। ठीक है, अच्छा रुक जाओ, यहाँ पे भी आपको मॉड की चिंता होगी, मानता हूँ मैं इस बात को। यहाँ पे आ जाएगा cos ऑफ 3 अल्फा बाई 2 एंड सो ऑन, यहाँ तक लिखो, फिर अपन इसके बाद दिमाग लगाएंगे कि करना क्या है। सर वो बाकी दोनों मॉड वैसे क्यों खुले बस? नहीं खुले अभी मैं उसको लगाऊंगा, बता रहा हूँ मैं, पहले लिख लो यहाँ तक। देखिए, पहली बात तो √2 कॉमन आएगा, है ना, तो अंदर क्या बचेगा cos ऑफ अल्फा बाई 2, cos ऑफ अल्फा और cos ऑफ 3 अल्फा बाई 2 एंड सो ऑन। ये तो तब होगा ना जब मॉड आपका एज इट इज खुलेगा, बट यहाँ पर मेरे को अभी डाउट है कि मॉड कैसे खुलेगा एक्चुअल में, व्हाट इज गोइंग टू हैपन विथ मॉड। तो लेट अस सी, यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि अल्फा 0 से पाई के बीच में है, ठीक है, अल्फा अगर पाई के बीच में है, 0 से पाई मतलब फर्स्ट या सेकंड क्वाड्रेंट में, मतलब 180 तक है ना, तो ये भी 180 तक रहेगा, तो इसमें एक पॉसिबिलिटी है नेगेटिव आने की, विच आई कैन सी कि यहाँ पर नेगेटिव आ सकता है। ठीक है, 3 अल्फा तो आएगा, तो यहाँ पे मॉडुलस, टेक्निकली देयर शुड बी मॉडुलस, बट हम लोग देखेंगे तो केस बना के खोलना पड़ेगा। खैर अपन ने अगर मॉडुलस को इग्नोर करा तो डायरेक्टली आपके पास ये सीरीज इस तरीके से बन जाएगी, विच इज नाउ वेरी इजी टू सॉल्व, बट मॉडुलस को ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते, थोड़ा और सोचते हैं। ठीक है, यहाँ भी मॉड आएगा। अब आप सोचो कि 3 टाइम्स ऑफ अल्फा, अल्फा का वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा पाई हो सकता है, तो 3 टाइम्स ऑफ पाई बाई 2 मतलब 1.5 टाइम्स पाई। ओके, तो ना यहाँ पर 0 टू पाई दिया हुआ है, 0 टू पाई, जस्ट अ मिनट, 2 पाई हो जाएगा ये। क्वेश्चन में थोड़ी सी दिक्कत है, शुड नॉट बी 0 टू पाई, शुड बी समथिंग एल्स, स्लाइटली यहाँ पे एक टेक्निकल इशू मेरे को लग रहा है, देख लेता हूँ मैं, 1 मिनट रुक जाओ। देखो क्या है ना कि यहाँ पर आपको 0 टू पाई दिया हुआ है, और ये 0 टू पाई में कॉस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, वी कैन नॉट बी वेरी श्योर कि मॉड कैसे खुलेगा, है ना, मॉड आएगा तो सही, इतना तो तय है। तो अल्फा कुछ ऐसा दिया हो कि हम लोगों को समझ में आ जाए कि लास्ट टर्म क्या आएगा। चलो एक काम करते हैं, मैं क्वेश्चन को है ना लास्ट में मॉडिफाई कर दूंगा, देर शुड, इधर है ना कुछ मॉडिफिकेशन होना चाहिए। ठीक है, इसमें थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, मेरे को ऐसा फील हो रहा है, स्ट्रांगली फील हो रहा है, तो कोई बात नहीं, लेट अस सी।
आप बताइए इसका nth टर्म क्या होगा, अप टू nth टर्म। इसका nth टर्म अगर अपन लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, देखते हैं। ठीक है, मैं क्वेश्चन को मॉडिफाई कर दूंगा आखिरी में, डोंट वरी अबाउट दैट। तो इसका nth टर्म हो जाएगा कॉज ऑफ, देखना ध्यान n से ना। pi by 2 सर। हाँ, फर्स्ट टर्म है अल्फा बाई टू, कॉमन डिफरेंस क्या है, वो भी अल्फा बाई टू। तो आप nth टर्म निकालेंगे तो फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस, यही होता है ना nth टर्म। तो n माइनस वन प्लस वन, तो आ जाएगा n अल्फा बाय टू, कॉज ऑफ n अल्फा बाय टू। ये सबसे बड़ा एंगल होगा, राइट, कॉज ऑफ n अल्फा बाय टू। तो ना मैं यहाँ पर एक ऐसी कंडीशन डाल देता हूँ, क्वेश्चन को मैं अपने हिसाब से थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ, व्हाट इट शुड हैव बीन। ठीक है, काफी अच्छी बुक का क्वेश्चन है, इट सीम्स कि उस बुक में भी गलती है। ठीक है, तो यहाँ पर है ना ऐसा लिख दो, जो सबसे बड़ा एंगल है वही 0 to 90 है। ऐसा अगर अपन सोचे तो n अल्फा बाई टू इज बिटवीन 0 to 90। सबसे बड़ा एंगल अगर एक्यूट है तो ये छोटे छोटे एंगल्स तो एक्यूट होंगे ही होंगे, ऐसा मुझे फील होता है। आई थिंक दिस शुड बी द अप्रोप्रिएट कंडीशन। ठीक है, ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट कंडीशन है, इसको आप थोड़ा सा चेंज कर लेना प्लीज। वेयर n अल्फा बाई टू, तो 1 सेकेंड, टू टू काट देंगे तो n अल्फा 0 to पाई हो जाएगा। यस, ओके 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 ओके। एक काम करो, यहाँ पे ना अल्फा की जगह लिख दो n अल्फा, एवरीथिंग विल बी फाइन। जस्ट राइट यहाँ पे अल्फा की जगह n अल्फा। आई थिंक ये चीज़ मिसिंग थी क्वेश्चन में, क्योंकि आप फिर दोनों तीनों जगह 2 से डिवाइड कर दोगे ना तो आपको यही रिलेशन मिल जाएगा। जस्ट मेक अ स्मॉल चेंज, क्योंकि मेरे को सारे मॉडुलस पॉजिटिव खोलने हैं, अदरवाइज ये क्वेश्चन का कोई मतलब ही नहीं है फिर तो। ठीक है, अब वो बुक में जो दिया हुआ है वो तो मेरे पास है भी नहीं, बट मैंने किसी बुक से ही लिया था क्वेश्चन बहुत पहले। चलिए, लेट अस कम टू दिस एंड एन अल्फा इसको आप कर लेना। अब आपके सारे मॉडुलस पॉजिटिव खुल जाएंगे, क्योंकि क्योंकि जो सबसे बड़ा एंगल है ना वही एक्यूट है, ये तो उनसे छोटे ही एंगल है, तो ये तो डेफिनेटली एक्यूट होंगे ही होंगे, और एक्यूट एंगल का कॉस पॉजिटिव होता है, तो अब ये आर्ग्यूमेंट नहीं आ सकता है। ठीक है, अदरवाइज है ना इस आर्ग्यूमेंट से आप क्वेश्चन को गलत प्रूफ कर सकते थे। चलो लेट अस कम टू दिस वन। ये क्या है, कोसाइन की सीरीज है वेयर द एंगल्स आर इन एपी, एंड इफ द एंगल्स आर इन एपी, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, n टर्म्स है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ये आ जाएगी n। एंगल्स आर इन एपी, तो फर्स्ट टर्म है आपके पास अल्फा बाई टू, दिस इज फर्स्ट टर्म, और कॉमन डिफरेंस है यहाँ पे अल्फा बाई टू। भावनाओं को समझना है, अल्फा इज इक्वल टू अल्फा बाई टू का मतलब फर्स्ट टर्म, यहाँ लिख लो आप चाहो तो, लिखो फर्स्ट टर्म। फॉर्मूला बताइए क्या होता है, सम का फॉर्मूला हो जाएगा रूट टू टाइम्स साइन ऑफ एन बीटा बाई टू अपॉन साइन ऑफ बीटा बाई टू। कॉस की सीरीज है तो यहाँ पे कॉस आ जाएगा, nth टर्म लिख दो a प्लस एन माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस, लेकिन यहाँ पे कॉमन डिफरेंस बाई टू आता है। चलिए भाई साहब, तो साइन ऑफ एन बीटा बाई टू करेंगे तो टोटल टर्म्स अपने पास n है, कॉमन डिफरेंस अल्फा बाई टू है, तो n अल्फा बाई टू मतलब n अल्फा बाई फोर आ जाएगा, होल थिंग डिवाइडेड बाय साइन ऑफ बीटा बाई टू, तो साइन ऑफ कॉमन डिफरेंस बाई टू मतलब अल्फा बाई टू बाई फोर बाई टू मतलब अल्फा बाई फोर आ जाएगा, एंड लास्ट में आ जाएगा कॉज ऑफ अल्फा प्लस एन माइनस वन बीटा बाई टू। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म क्या है बेटा, अल्फा फर्स्ट टर्म होता है ना, तो दैट इज अल्फा बाई टू प्लस एन माइनस वन इंटू बीटा बाई टू मतलब अल्फा बाई टू मतलब अल्फा बाई फोर। इज दैट ओके? चलो, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, तो ये आ जाएगा रूट टू टाइम्स साइन ऑफ एन अल्फा बाई फोर अपॉन साइन ऑफ अल्फा बाई फोर इंटू कॉज ऑफ, इसको सिंप्लीफाई कर लो यार, इसको आप रफ में ले जाके सिंप्लीफाई कर लो, मैं कर लेता हूँ फिर इरेज कर दूंगा। तो आप क्या कर दो, यहाँ पे अल्फा बाय फोर बनाने के लिए टू अल्फा करना पड़ेगा, है ना।
तो अपन क्या करेंगे, ऊपर 2 अल्फा लिख देंगे, 2 अल्फा प्लस n-1 इंटू अल्फा बाय 4, 2 अल्फा प्लस n अल्फा माइनस अल्फा बाय 4, 2 अल्फा माइनस अल्फा आ जाएगा 1 अल्फा प्लस n अल्फा बाय 4, मतलब अल्फा कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा n+1 अल्फा बाय 4, ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा n+1 इंटू अल्फा बाय 4। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर। इससे ज्यादा अपन सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे। ओके एक होमवर्क है आपके लिए, इसको ट्राई करना, प्रूव दैट। चलो प्रूव दैट हटाओ, एक और ये दूसरा वाला लो, 2 sin 2 डिग्री प्लस 4 sin 4 डिग्री प्लस 6 sin 6 डिग्री प्लस ये चीज चल रही है 180 साइन ऑफ 180 डिग्री तक। ठीक है, कल मेरे को आप रिमाइंड कराना कि ये क्वेश्चन आपने होमवर्क में दिया था सर। इसका आंसर आ रहा है x cot y डिग्रीज। ठीक है, आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई बाई 10। करोगे ना खुद से ट्राई, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन इज वेरी इजी, खुद से ट्राई करो, दिमाग लगाओ, मैं आपको इसमें कुछ भी हिंट नहीं दूंगा। ठीक है, तो चलिए आपका समेशन सीरीज, प्रोडक्ट सीरीज पूरी तरह से खत्म होता है। अब हमारा लास्ट टॉपिक बचता है विच इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस। कोमल कैसे निकाला इतनी जल्दी, सर बोल के मैंने बता। सॉल्व किया है सर ये क्वेश्चन पहले भी। कब किया है? नहीं सर मैं एक बुक कर रही थी उसमें था ये क्वेश्चन। ओके, कौन सी बुक कर रहे हो आप? अब मेरे पास में सिंगेज है। ओके, मिलेगा आपको, उसमें भी मिलेगा, अगर आपके पास अरिहंत है तो उसमें भी मिलेगा। इनफैक्ट हर बुक्स में ये सारे क्वेश्चंस होते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, एक्सप्रेशन आज अपन समझेंगे a cos x प्लस b sin x। ठीक है, नया टॉपिक है, मैं आपको बताता हूँ, पहले मैंने सिर्फ हेडिंग लिखा है, समझाया कुछ भी नहीं। देखो बेटे, सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि हमारे पास अगर ये एक्सप्रेशन है, इसको मैं y बोल देता हूँ इस एक्सप्रेशन को, कि a टाइम्स cos x प्लस b टाइम्स sin x। तो इस एक्सप्रेशन के बारे में अपने को दुनिया भर की सारी चीजें पढ़नी है कि क्या क्या हो सकता है, इसका मतलब क्या होता है, इसको हम सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, और फिर इसका रेंज कैसे निकालेंगे। अब ये सारी चीजें सुन के आपको ना स्टार्टिंग में कुछ समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। स्टार्टिंग में मैं आपको सिर्फ इतनी चीजें समझाऊंगा कि रेंज ऑफ, ये चीज अपन पढ़ेंगे, इसको पढ़ने से पहले, मैं आपको है ना रेंज के बारे में थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि रेंज का मतलब होता क्या है। मैंने आपको बहुत स्टार्टिंग में ट्रिग्नोमेट्री फेज 1 में बताया था कि रेंज ऑफ y इज इक्वल टू साइन एक्स। साइन एक्स का रेंज क्या होता है मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, याद है किसी को? ऐसे पूछ रहा हूँ, अगर याद हो तो बता देना। साइन एक्स का रेंज मतलब साइन एक्स की वैल्यू -1 से +1 के बीच में होती है। मतलब किसी भी एंगल का साइन कभी भी इस रेंज के बाहर नहीं जाएगा, आपको कभी भी साइन एक्स का वैल्यू 1 से बड़ा नहीं मिल सकता। इट कैन नेवर बी लाइक दिस कि 1.1 आ गया, ये भी गलत है। साइन का वैल्यू 1 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल।
ओके, और साइन का वैल्यू -1 से भी छोटा नहीं हो सकता। तो साइन का वैल्यू अगर कोई ऐसा देता -1.3 तो ये भी नॉनसेंस है, टोटल नॉनसेंस, इट कैन नेवर हैपन। साइन का वैल्यू हमेशा 1 से छोटा होगा और -1 से बड़ा होगा, मतलब -1 से 1 के बीच में होगा। ये आपको समझ में आ रहा है? अच्छा, लिखे यहाँ तक, आगे देखिए, रेंज ऑफ y इज इक्वल टू cos x। मैं आपको ये चीज़ ग्राफिकली भी समझा चुका हूँ, ऐसा नहीं है कि हमने पढ़ा नहीं है, दिखा दूंगा मैं अभी आपको। देखिए ट्रिग्नोमेट्री फेज 1 में जो लास्ट लेक्चर हमने पढ़ा था दैट वाज प्रोबेबली ग्राफिकल। हाँ, यस, तो हम लोगों ने लास्ट, अच्छा रुक जाओ, पहले इसमें रहा होगा ना, यस, देख रहे हो साइन का ग्राफ, मैंने आपको साफ साफ बताया था साइन एक्स की रेंज क्या होती है, -1 से 1 होती है ना, क्योंकि साइन का वैल्यू कभी भी इसको, ये वाली लाइन को और ये वाली लाइन को क्रॉस नहीं कर सकता है। इज दैट ओके? सेम गोज विथ कॉस। दोनों के ग्राफ आपको याद होने चाहिए और दोनों के ग्राफ आज फिर से आप प्रैक्टिस करोगे हर कोई, ठीक है? कुणाल आपकी बात सही है एकदम, कॉज इज सेम ऑफ साइन। हाँ, आज आप क्या करोगे, आज आप कॉज और साइन का ग्राफ प्रैक्टिस करोगे अच्छे से। कैसे प्रैक्टिस करना है? कॉपी का लास्ट पेज लीजिए या फिर कोई भी खाली पेज लीजिए, रफ से रफ, छोटी सी जगह में साइन का पूरा ग्राफ बनाओ। पहले शेप बनाइए, फिर ये सारे पॉइंट खुद से मार्क करो। पॉइंट मार्क करना बहुत आसान है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, जितने भी रेड डॉट्स है दे आर इवन, दे आर जस्ट मल्टीपल ऑफ पाई। देखिए 0 पाई, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, और इधर भी -पाई, -2 पाई, -3 पाई, -4 पाई। फिर देखिए बीच में कैसे आते पॉइंट, 0 और पाई के बीच में आ जाएगा उनका एवरेज, 0 + पाई/2। फिर पाई और 2 पाई के बीच में आ जाएगा उनका एवरेज, 3 पाई/2। 2 पाई और 3 पाई के बीच में आ जाएगा उनका एवरेज, 5 पाई/2। समझ में आ रहा है आपको? 3 पाई और 7 पाई के बीच में, 3 पाई और 4 पाई के बीच में उनका एवरेज आ जाएगा 7 पाई/2। इज दैट ओके? सेम गोज विथ कॉस। कॉस कहाँ पर 0 होता है? पाई/2 के मल्टीपल पे, मैं आपको सिखा चुका हूँ ये चीज़ ना। पाई/2 के मल्टीपल्स पर कॉस 0 होता है, तो कॉस पाई/2 पर 0 होगा। फिर देखो रेड डॉट क्या है अगला, 3 पाई/2, फिर अगला रेड डॉट है 5 पाई/2, फिर अगला 7 पाई/2, ऑल द ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2, 1 पाई/2, 3 पाई/2, ऑड मल्टीपल है ना, इवन नहीं, 1 3 5 7 ऐसे ऑड, 5 7, फिर उनका एवरेज निकालते जाओ बीच वाले नंबर्स। प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करो इन सब चीजों की भाई। जितने भी जगह पर साइन और कॉस 0 हो रहा है प्रैक्टिस करते रहो उनकी, बार बार ग्राफ बनाओ आप, ठीक है, क्योंकि आपको ये सब चीजें बहुत काम आएंगी। देखिए, तो मैं आपको अब ये वाली चीज समझा रहा था कि कॉस की रेंज क्या होती है। कॉस की रेंज भी होती है -1 से 1। मतलब ना कॉस में आप कुछ भी डाल दो, कोई भी एंगल डाल दो यार। कॉस में आप 30 डिग्री डालो या 30 करोड़ डिग्री डालो, आंसर हमेशा -1 से 1 के बीच में रहेगा। फील हो रहा है आपको ये चीज? फील कराने के लिए आप एक चीज और नोटिस करो। देखो, ये होता है कॉस का ग्राफ, रफ में बना रहा हूं। तो इधर देखो हर कोई सामने, ये वैल्यू है 1, इससे ऊपर जाएगा नहीं, और ये है -1, इससे नीचे जाएगा नहीं। कॉस का ग्राफ ना इसके बीच में ऐसे नाचते रहेगा, इट विल कीप ऑन डांसिंग। अब आप यहाँ पे मान लो 30 डिग्री यहाँ कहीं आएगा, तो आप 30 डिग्री डालोगे तो भी आपका आंसर जो रहेगा वो 1 से कम रहेगा, और 30 करोड़ डिग्री बहुत आगे जाने पर, बहुत आगे जाने पर आपको ग्राफ मिलेगा, तब भी आपका आंसर ना, ये ग्राफ तो ऐसे ही नाचता रहेगा, तो भी आपका आंसर मैक्सिमम 1 जा सकता है, मैक्सिमम 1 जा सकता है, लेकिन मिनिमम कितना रहेगा? 1 से छोटा ही रहेगा ना। समझ में आ रहा है आपको? फील आ रही है? आंसर जो भी आएगा वो -1 से 1 के बीच में आएगा। अब इन सब चीजों को फील करो कि साइन और कॉस का वैल्यू कभी भी -1 से 1 के बाहर नहीं जा सकता है, इसी रेंज के अंदर रहेगा, चाहे आप इनपुट कुछ भी डाल दो। तो रेंज ऑफ साइन एक्स और कॉस एक्स अपने को पता है -1 से 1। अच्छा एक बात बताओ, मैं थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशंस करने वाला हूँ साइन में और कॉस में।
तो मैं क्या करूंगा, थोड़े से मॉडिफिकेशंस या फिर ट्रांसफॉर्मेशंस करूंगा। हाँ, देखिए इधर, अब ये लिखा है y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो y इज इक्वल टू साइन एक्स लिखा हुआ है ना, तो अगर मैंने मान लो यहाँ पे साइन एक्स की जगह साइन 2x कर दिया, तो भी रेंज चेंज नहीं होगा, रेंज इज स्टिल गोइंग टू बी -1 to 1। रेंज बिल्कुल चेंज नहीं होने वाला है, मतलब साइन के अंदर आप कुछ भी कर लो, साइन के अंदर आप 3x डाल दो, 3x प्लस 2 डाल दो, तो भी आपका जो रेंज रहेगा वो -1 से 1 के बीच में ही रहेगा। नहीं चमका। साइन के अंदर आप 7x प्लस 9 डाल दो, तो भी रेंज जो रहेगा वो -1 से 1 के बीच में रहेगा। नहीं आ रहा समझ में? साइन के अंदर आप अगर कद्दू भी डाल दोगे ना, कद्दू, तो भी आपका रेंज रहेगा -1 से 1 के बीच में। साइन के अंदर कुछ भी डाल दो, रेंज चेंज नहीं होगा। दिमाग में फिट कर लो ये बात। सेम गोज विथ कॉस। आप अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन कर दो, रेंज उसका सेम रहेगा। ये बात फिट कर लो आप। उसका रीजन मैं आपको बता चुका हूँ कि ग्राफ तो ऐसे ही नाचता रहेगा, आप अंदर कोई भी आर्ग्यूमेंट डाल दो, कोई भी वैल्यू डाल दो, है ना, 30 डाल दो, या 30 डिग्री का डबल डाल दो, या 30 डिग्री का ट्रिपल डाल दो। समझ में आ रहा है? मतलब x डाल दो, 2x डाल दो, 2x प्लस 2 डाल दो, डजेंट मैटर। तो इतना हमको आज समझ में आया है कि साइन के अंदर कितनी भी छेड़खानी कर दो, उसका रेंज बदलता नहीं है। कॉस के अंदर कितनी भी छेड़खानी कर दो, उसका रेंज बदलता नहीं है। अच्छा, अब है ना, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे एक्सप्रेशन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के बारे में। या चलो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को भी आप हटाओ, डायरेक्टली इसी एक्सप्रेशन को पढ़ते, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स के बारे में। ठीक है, तो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ एक्सप्रेशन y इज इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। ओके, y इज इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स के बारे में पढ़ते हैं। देखो, इस एक्सप्रेशन का आपको क्या निकालना है, रेंज निकालना है। वी नीड टू फाइंड द रेंज। तो लिख लो पहले टारगेट क्या है, वी नीड टू फाइंड द रेंज ऑफ ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। अब है ना बच्चों, एक बार है ना, अब लिखना छोड़ दो और मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, सॉरी कि यार आपको मैंने क्या बताया था बच्चों, सुनो। ए सॉरी साइन एक्स का रेंज क्या होता है, -1 to 1, और cos x का रेंज भी मैंने आपको बताया था -1 to 1 होता है। लेकिन ना अब आपको मैं कुछ थोड़ा सा मिक्स करके दे रहा हूँ। साइन एक्स को मैंने कुछ नंबर a से मल्टीप्लाई कर दिया है, cos x को कुछ नंबर b से मल्टीप्लाई कर दिया और दोनों को ऐड कर दिया, और अब पूछ रहा हूँ मैं कि अब इनका रेंज क्या होगा। थोड़ा सा अपने लिए मुश्किल हो जाता है सोचना, डायरेक्टली आप ऐसे सोच नहीं पाओगे, आंख बंद करके कुछ भी आंसर नहीं दे पाओगे, आंख बंद करके आंसर नहीं दे पाओगे, ध्यान रखना इस चीज का। तो हम लोग क्या करेंगे ऐसे केसेस में, एक तरीका होता है वो अप्लाई करेंगे। नहीं, 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 ये गलत है साकेत, है ना? ए माइनस ए प्लस बी, वो पहली बार में यही लगता है कि ए प्लस बी का नेगेटिव और ए प्लस बी का पॉजिटिव तक होगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इसका रेंज फाइंड करना है अपने को। कैसे फाइंड करेंगे, देखते हैं। इसका जो तरीका होता है, प्रोसेस जो होता है ना, वो मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, प्रोसेस समझना। हम लोग क्या करते हैं, ये जो गिवन है y इज इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी टाइम्स कॉस एक्स, इसमें जो x और सॉरी साइन एक्स का और कॉस एक्स का जो कोएफिशिएंट है ना, a और b, साइन एक्स का कोएफिशिएंट a और b है, उसकी मदद से आप क्या करो, इस पूरे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं?
मैं आपको सिखा दूंगा। पहले आप बस मैं जो बता रहा हूँ उसमें यस सर बोलो कि हाँ सर आपने बोला तो कर देंगे। मैं आपको बाद में बता दूंगा उसका रीजन क्या है। ठीक है, क्या करना है आपको, इस पूरे y में ये पूरा आइटम जो है उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। यार आप कोई भी नंबर बोल दो, जैसे मैं आपको टेल मी एनी नंबर, जैसे 7। क्या आप 7 में ऊपर और नीचे सेम नंबर मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो चेंज हो जाएगा? ऊपर 4 और नीचे 4 कर दोगे तो इट इज स्टिल 7। भले ही ऊपर 4 आ गया नीचे 4 आ गया बट वो कटेगा ना। तो आप कुछ भी नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हो। ऊपर आप अगर मसाला और नीचे भी मसाला मल्टीप्लाई करते हो तो इट इज स्टिल 7। मतलब आप किसी भी नंबर पे, नॉट जस्ट 7, एनी नंबर और एनी एक्सप्रेशन इन दिस वर्ल्ड, यू कैन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय द सेम क्वांटिटी। मतलब अगर यहां पर लिखा है a sin x प्लस b cos x, तो आप क्या करो, a sin x प्लस b cos x, आप इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड तो किसी भी नंबर से कर सकते हो, मसाला बाय मसाला, लेकिन मैं जानबूझकर इस नंबर से, इस टर्म से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूं। तो देखो क्यों कर रहा हूं मैं, वो आपको समझ में आ जाएगा। वी विल मल्टीप्लाई द होल थिंग बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ऐसा करने से ना हमारा बहुत बड़ा फायदा होगा। क्या फायदा होगा अपन देखते हैं। ये जो अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसको आप यहीं पे रहने दो और अंदर जो है ना इसको भेज दो, नीचे वाले को अंदर भेज दो। तो नीचे वाला जब अंदर जाएगा तो ये a sin x के नीचे आएगा और ये b cos x के नीचे आएगा। तो a के नीचे क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और b के नीचे क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। समझ में आया क्या किया मैंने? कुछ नहीं, पहले इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करा, क्यों करा वो अभी मेरे से मत पूछो, मैं आपको बता दूंगा धीरे से। ठीक है, दिस इज द प्रोसेस टू फॉलो। आपको फॉलो करने के बाद वाला स्टेप समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उस पर फोकस करो। अब ये a अपॉन रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और b अपॉन रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कर दिया मैंने। ओके, नाउ लिसन आउट वेरी केयरफुली, ध्यान से सुनना, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। ये जो a अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर गिवन है ना, और b अपॉन अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर गिवन है, ये देखकर आपको एक फीलिंग आनी चाहिए। मैं रफ में वो फीलिंग को ड्रॉ करके बताता हूँ। दिस इज द फीलिंग। देखिए ये जो है ना a b और रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये देखकर आपको कुछ समझ में आ रहा है ये क्या है? पहले आपके सामने लिखता हूं, देखो a b और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंडर रूट, ये देखकर क्या फीलिंग आ रहा है, ये तीनों क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? व्हाट आर दीज थ्री? क्या ये तीनों पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है? आर दे सेटिस्फाइंग द पाइथागोरस थ्योरम? मतलब इन दोनों के स्क्वायर का अंडर रूट इसके बराबर आएगा। पाइथागोरस थ्योरम यही होता है ना, मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स है। चलो थोड़ा सा फील करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूं मैं। दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल। मान लो इसका एक साइड है ए, एक साइड है बी, तो आप बताइए मेरे को हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? कोई राइट एंगल ट्रायंगल के अगर परपेंडिकुलर और बेस ए और बी है तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मानते हो इस बात को? तो ये तीनों है ना किसी ना किसी राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई डोंट नो वो कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल है, बट इट रिप्रेजेंट्स, दीज थ्री रिप्रेजेंट्स सम राइट एंगल ट्रायंगल इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में कोई तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा जिसको वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा। मान लेते हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल ये वाला है, मान लेते हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल ये वाला है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में, इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये एक एंगल जो होगा ना, इसको मैं कुछ अज्यूम कर लेता हूं। लेट मी जस्ट अज्यूम इट एज थीटा। इसको थीटा मान ले, क्या दिक्कत है? अच्छा तो ध्यान से सुनिएगा, अभी मैं आपको जो चीज समझा रहा था कि मैंने देखा कि ये वाली चीज और ये वाली चीज, ये एक्चुअली तीन साइड से बनी हुई है। ऑल द थ्री साइड्स आर ए बी एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट।
फिर हमने देखा कि ये तीनों साइड तो किसी ना किसी राइट एंगल की साइड्स होनी चाहिए, बिकॉज दे सेटिस्फाई द पाइथागोरस थ्योरम। तो ये किसी ना किसी राइट एंगल की साइड होनी चाहिए, और वो इस राइट एंगल ट्रायंगल की साइड है, ऐसा हम मान लेते हैं। इस राइट एंगल ट्रायंगल में दो एंगल्स और होंगे, उसमें से एक एंगल को मैंने थीटा मान लिया। मान लो, क्या दिक्कत है, इट मस्ट बी सम एंगल। तो क्या आप मेरे को बता सकते हो कि ये जो साइन ऑफ थीटा होगा वो क्या होगा? साइन ऑफ थीटा होगा बी अपॉन, एक काम करो, ये ए को नीचे ले लेता हूं मैं, रुको एक मिनट, लेट इट बी दिस वे। सर एक क्वेश्चन है हाँ, सर, अगर आप दूसरे एंगल को थीटा ले लो तो डिफरेंस आएगा क्या कुछ भी? नो 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 डिफरेंस एट ऑल, नो डिफरेंस एट ऑल। अगर आप यहाँ पर भी थीटा ले लेते हो और इसको कुछ नहीं कंसीडर करते हो तो भी नथिंग इज गोइंग टू चेंज। अगर आप इसको ए बी की जगह इसको ए बी ले लोगे तो भी नथिंग इज गोइंग टू चेंज, एवरीथिंग विल रिमेन सेम। ठीक है, सब कुछ सेम रहेगा, रिजल्ट जो आने वाला वही आएगा। इसलिए इट डजेंट मैटर, मैंने इसको बी और इसको ए रैंडमली बोल दिया, इसको थीटा रैंडमली बोल दिया। आप इसको थीटा बोल दो, कुछ नहीं बदलेगा, करके देख लेना। अब ये साइन थीटा का वैल्यू लिखोगे तो क्या आ जाएगा? बी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिख रहा है आपको? साइड ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। साइन थीटा लिखेंगे अपन तो आ जाएगा साइड एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस मतलब कॉस थीटा, सॉरी, कॉस थीटा आ जाएगा। साइड एडजेसेंट मतलब ए अपॉन हाइपोटेनस मतलब अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो मतलब ये वाला जो वैल्यू है ना, बी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कोई ना कोई एंगल का साइन तो है। इट इज साइन वैल्यू ऑफ सम एंगल, मतलब कोई एंगल थीटा होगा उसका ये साइन वैल्यू है। तो मैं इस पर्टिकुलर सर्कल की जगह यहाँ पर मैं साइन थीटा रख सकता हूँ। ठीक है, और वो cos x के साथ मल्टीप्लाइड है। सेम गोज विद दिस वन। ये वाला जो आइटम है ये ये किसी ना किसी एंगल का cos थीटा तो है, जैसे कि ये इस वाले पर्टिकुलर थीटा का cos एंगल है। तो आई कैन राइट इट एज cos ऑफ थीटा। ये पूरा आइटम की जगह में कुछ cos ऑफ सम एंगल रख सकता हूँ, जो मैंने इस ट्राइंगल से थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। इज दैट ओके? ओके, नाउ दिस इज cos थीटा इंटू साइन एक्स। अब ये ऐसा कुछ बन गया है और बाहर है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये स्टेप ना थोड़ा सा समझ में नहीं आता है स्टार्टिंग में, टाइम लगता है इसको समझने में। मैं आपको क्या समझा रहा था कि मैंने इससे डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया इस लाल वाले आइटम से, क्यों किया है? ताकि ऐसा कुछ बन जाए। ऐसा बनने से होता क्या है, हमको समझ में आता है कि अच्छा ये तो भाई कोई राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स है, राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स के रेशो है बेसिकली। तो हमने देख लिया कि ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, इसका एंगल हम थीटा मान लेते हैं। डजेंट मैटर, आप थीटा बोल दो, फाई बोल दो, या कुछ भी बोल दो, डजेंट मैटर। अब बताइए मुझे आप कि दिस रिमाइंड्स मी ऑफ सम फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी, ए मतलब x है ना, और यहाँ पे देखो cos x sin थीटा, sin x cos थीटा, cos x sin थीटा। सो व्हाट इज दिस एंगल? दिस इज साइन ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला। तो क्या मैं इसको साइन ऑफ x प्लस थीटा लिख सकता हूँ? इसको पूरा मैंने श्रिंक करके इतना सा बना दिया, साइन ऑफ x प्लस थीटा, एंड दिस होल थिंग इज मल्टीप्लाइड बाय a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, समझ में आ रहा है? पक्का? लिखो यहाँ तक पहले, 2 मिनट और आपकी क्लास एक्सटेंड करूंगा, फिर अपन कल पढ़ेंगे। तो सर वो रेंज प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है क्या? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मैं आप लोगों को इसलिए लिखने का टाइम दे रहा हूँ ताकि फिर मैं, देखो मैंने आपको क्या सिखाया था बच्चों कि साइन थीटा का रेंज क्या होता है, साइन एक्स का रेंज होता है -1 से 1। साइन के अंदर आप कुछ भी डाल दो, है ना, कुछ भी डाल दो, आप लौकी डाल दो, कद्दू डाल दो, टमाटर डाल दो, उसका रेंज बदलेगा नहीं। तो आप उसमें एक्स प्लस थीटा डाल दोगे तो भी उसका रेंज बदलेगा नहीं, उसका रेंज तो -1 से 1 होगा। रेंज किस केस में बदलता है वो मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ। अगर मैंने बाहर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है तो इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब ये है कि sin x की ओरिजिनल औकात क्या थी? -1 से 1। अब मैंने उसकी औकात को डबल कर दिया है, मतलब उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है अब वो डबल हो चुकी है और मिनिमम वैल्यू भी डबल हो चुकी है। मतलब पहले इसकी औकात -1 से 1 थी, मतलब सबसे बड़ा वैल्यू ये 1 हो सकता था, बट अब ये
2 हो जाएगी इसकी सबसे बड़ी वैल्यू, और सबसे छोटी वैल्यू पहले -1 थी, उसकी डबल -2 हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि अगर आप बाहर कोई नंबर मल्टीप्लाई करते हो, इफ यू मल्टीप्लाई एनी नंबर आउटसाइड, तो वो रेंज में जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ऐसा लिखो आप इसको 2 टाइम्स sin x की रेंज तो बेटा क्या थी, -1 से 1, वो तो वही रहेगी, बस उस रेंज को अपने को डबल कर देना है, उसकी औकात डबल हो जाएगी। तो ये 2 इंटू -1 करोगे तो -2 हो जाएगा, समझ में आ रहा है? और 2 इंटू +1 करोगे तो +2 हो जाएगा। एक और अपन केस समझते हैं। अगर मैं कुछ ऐसा लिख देता हूँ y इज इक्वल टू लेट अस से 5 टाइम्स sin x, तो क्या आप इसकी रेंज मेरे को बता सकते हो? 5 sin x की रेंज क्या होगी? -5 टू +5। कैसे सोचा? ये जो 5 है ना, इसको आप थोड़ी देर के लिए इग्नोर करो। आप सिर्फ ये सोचो कि sin x की क्या औकात होती है? sin x की औकात होती है -1 से 1। ये इसके बाहर जा ही नहीं सकता है, लेकिन हमने उसकी औकात को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया है। मतलब अब ये 5 जो है उसको आप -1 से मल्टीप्लाई करो तो यू विल गेट -5, और +1 से मल्टीप्लाई करो तो यू विल गेट +5। मतलब -5 से लेकर +5 की रेंज हो जाएगी। बाहर वाला नंबर मल्टीप्लाई हो जाता है। अब ये जो आइटम है ना, रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसको थोड़ी देर के लिए आप मसाला मान लो, थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पे क्या लिखा है? मसाला टाइम्स साइन ऑफ समथिंग। अब ये साइन ऑफ समथिंग की रेंज क्या होती है बेटे? साइन ऑफ समथिंग की रेंज होती है -1 टू 1। और ये लिखा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाहर, मतलब मसाला टाइम्स -1 टू 1। और बाहर क्या लिखा है? हाँ, बाहर m लिखा है, तो m मल्टीप्लाई होगा -1 से, तो रेंज हो जाएगी माइनस मसाला से लेकर प्लस मसाला तक। द सेम लॉजिक आई यूज्ड हियर। तो यहाँ पर भी रेंज क्या हो जाएगी? माइनस ऑफ, समझ में आ रहा है? इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से लेकर प्लस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो y बिलोंग्स टू, ये आ जाएगा रेंज। दिस विल बी द फाइनल रेंज। यहाँ पे बिलोंग्स का सिंबल लगा दो बिकॉज वी आर डीलिंग इन रेंज। तो है ना, ये जो एक्सप्रेशन आता है a sin x प्लस b cos x, ध्यान देखो, a sin थीटा प्लस b sin थीटा या a sin x प्लस b cos x का रेंज, इसका रेंज जो होता है वो होता है अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के नेगेटिव से लेकर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तक। ठीक है, ये इसका रेंज होता है। मतलब ये जो a और b दिख रहा है ना आपको, इसका स्क्वायर के सम का अंडर रूट। ठीक है, माइनस से लेकर प्लस तक। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। दिस इज समथिंग न्यू टू अस। एक छोटा सा क्वेश्चन अगर मैं आपको दे देता हूँ कि फाइंड द रेंज ऑफ, वेरी इजी क्वेश्चन, एनसीईआरटी लेवल का क्वेश्चन है, फाइंड द रेंज ऑफ y is equal to 3 sin x प्लस 4 cos x। क्या आप मेरे को रेंज बता सकते हो? आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको क्या करना है, डायरेक्टली देखना है x का कोएफिशिएंट 3, sin x का कोएफिशिएंट 3, cos x का कोएफिशिएंट 4। तो रेंज हो जाएगी y बिलोंग्स टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का नेगेटिव, मतलब a स्क्वायर मतलब 9 और b स्क्वायर मतलब 16, और यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 16। 9 प्लस 16 का अंडर रूट क्या होता है? 25, मतलब वैल्यू हो जाएगा 25, 25 का अंडर रूट हो जाएगा 5, तो -5 से लेकर +5 हो जाएगी रेंज इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन की। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? अच्छा, इसका एक स्पेशल केस जो होता है वो ये होता है, बता ही देता हूँ ना, आपका टॉपिक जो है वो खत्म हो जाएगा काइंड ऑफ। इसका स्पेशल केस ये होता है, बताइए मुझे y इज इक्वल टू सिर्फ sin x प्लस cos x, इसकी रेंज क्या हो जाएगी? या फिर सिर्फ sin x माइनस cos x, इसकी रेंज क्या हो जाएगी? कैन यू टेल मी? यहाँ पर a और b का वैल्यू क्या हो गया, कोई मुझे बताएगा? 1 और 1 हो गया है। अरे भाई, a sin x प्लस b cos x होता था, अभी a की जगह 1 है, b की जगह 1 है, तो क्या टेंशन? रेंज होती है आपकी माइनस ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर से लेकर प्लस ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर तक। क्या दिक्कत है? तो y की रेंज आ जाएगी -√2 से +√2 तक। ये आपको याद होना चाहिए, ये सारी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। सेम यहाँ पर भी आएगा, y बिलोंग्स टू, इधर कोएफिशिएंट है 1 और इधर कोएफिशिएंट है -1। आप इसको ऐसा लिख सकते हो sin x प्लस -1 इंटू कॉस एक्स। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ -1 है, तो अंडर रूट ऑफ
1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर नेगेटिव, और यहाँ से लेकर 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर पॉजिटिव। तो y बिलोंग्स टू आ जाएगा -√2 से +√2, सेम आ जाएगी। तो आपने एक चीज़ सीखी आज, क्या सीखा? पहली चीज़ आपने ये सीखी कि a sin x प्लस b cos x, इसका रेंज होता है √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के नेगेटिव से लेके उसी के पॉजिटिव तक। और यहाँ पर अगर अपन ने a और b की जगह 1 1 रख दिया तो आपका रेंज -√2 से +√2 आता है। इसको अपन कल और थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, ठीक है? आज के लिए इतना ही। आपका होमवर्क जो है दैट इज ऑफ एस एल लोनी। एस एल लोनी की जगह चलो एक काम करो, डोंट डू एस एल लोनी। मॉड्यूल मैंने आपको कितना दिया था बेटा करने को? 15 क्वेश्चन। कितने लोगों ने कर लिया है मॉड्यूल सॉल्व? आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होमवर्क रहेगा, मॉड्यूल आपको सॉल्व करना है अप टू 35। यार छोड़ो मॉड्यूल, अभी आप है ना होल्ड पे रखो, एस एल लोनी कर लो, एस एल लोनी कर लो। एग्जाम्पल 17। सर 17 तो दे दिया था पहले ही। यस यस, और कर लो एग्जाम्पल 18। अब आप कर लोगे सारे, ठीक है? एग्जाम्पल नंबर 14 में कुछ क्वेश्चन है जिसमें आपको डाउट आएगा, वो अपन कल ही क्लियर कर पाएंगे। तो कल आपका एस एल लोनी के लिए सब कुछ क्लियरेंस हो जाएगा, सारे थ्योरी अपन पढ़ चुके होंगे। रिकॉर्डिंग्स ऑफ द लेक्चर, हिस्ट्री ऑफ द लेक्चर विल बी अवेलेबल बाय टुडे, ठीक है? एक लेक्चर मेरे को कल वाला प्रोसेस करना है, उसको काटना है थोड़ा सा लास्ट से, तो मैं उसको फिर ही अपलोड कर पाऊंगा। आई विल सी यू ऑल टुमारो। आपका होमवर्क जो है मैंने इतना ही दिया है, इसको पूरा कंप्लीट करो आप। मॉड्यूल आप एटलीस्ट 20 तक करके रखो। मॉड्यूल 1 टू 20 मैंने 1 टू 20 आपको पहले भी दिया है, या 1 टू 15 दिया है? चलो मैं आपको है ना 1 टू 25 दे देता हूँ। दिस वी माइट डिस्कस टुमारो। कल अपन मॉड्यूल चेक करेंगे, मैं आपका सबका होमवर्क चेक करूंगा कल, क्योंकि मैं आपको पहली बार मॉड्यूल दे रहा हूँ। कर लेना, मिलते अपन बच्चों नेक्स्ट क्लास में। किसी को कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ सकता है। टिल देन बाय एवरीवन एंड थैंक्स अ लॉट।